एक समय की बात है। हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह अकबर का राज। उनके दरबार में नवरत्नों में से एक बीरबल भी हुआ करते थे, जो अकबर के मुख्य सलाहकार थे। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। उनके पास हर प्रश्न का समाधान और हर समस्या का समाधान होता था। बादशाह अकबर उनकी सूझबूझ से बहुत प्रभावित थे, किंतु फिर भी समय समय पर उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहलकर मौसम का आनंद ले रहे थे। बीरबल, हमें यह बरसात का मौसम बहुत लुभावना लग रहा है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। पेड़ पौधे पक्षी, ऐसा लगता है कि सबने हरे रंग का जामा पहन रखा हो। सही कहा महाराज, बरसात में तो प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। पेड़ के पत्ते से लेकर तने तक सब स्नान कर झूम रहे हैं। हमारा मन भी आनंद से झूम रहा है बीरबल, इसलिए हमारे लिए भी हरे रंग का शाही जामा तैयार करवाओ। और हाँ, साथ में एक हरा घोड़ा भी लेकर आना। हम भी प्रकृति के रंग में रंग कर राज्य के सैर के लिए निकलेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हरे रंग का जोड़ा तो ठीक है, किंतु हरा घोड़ा, ये कैसे संभव है? बहाने मत बनाइए बीरबल। अगर आप नहीं ला सकते तो स्पष्ट रूप से मुझे बता दीजिए और अपनी हार स्वीकार कर लीजिए। मैं ये कार्य किसी और को सौंप दूंगा। किंतु एक बात ध्यान रहे, अगर आप ये कार्य नहीं कर सके तो आज के बाद आपका महल में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। हम आज के बाद कभी भी आपकी सूरत नहीं देखेंगे। महाराज की बात सुनकर बीरबल बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाते हैं। हरे रंग का घोड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये बात तो महाराज भी अवश्य ही जानते होंगे। शायद वो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो बीरबल कभी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा। काफी देर तक सोचने के बाद बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है कि आपको हरे घोड़े की सवारी करनी है तो मैं आपके लिए अवश्य हरा घोड़ा लेकर आऊंगा, किंतु मुझे थोड़े समय की आवश्यकता होगी। ठीक है बीरबल, आपको 7 दिनों का समय दिया जाता है। आज के 8वें दिन बाद आपको यहाँ घोड़े के साथ ही उपस्थित होना होगा, और अगर आप विफल हुए तो आपको इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। आपकी शर्त मुझे मंजूर है महाराज। बादशाह अकबर की आज्ञा लेकर बीरबल बगीचे से निकल जाते हैं और पूरे राज्य में भटकना शुरू कर देते हैं। भटकते हुए उन्हें पूरे 6 दिन बीत जाते हैं। कल महाराज की दी हुई समय सीमा समाप्त हो जाएगी। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय ढूंढना होगा। ऐसा सोचते हुए 7वां और अंतिम दिन भी समाप्त हो जाता है। हरे घोड़े को ना तो मिलना था और ना ही वो मिला। 8वें दिन बादशाह अपने सिपाहियों को बुलाते हैं। सिपाहियों, जाओ और जाकर देखो कि बीरबल कहाँ है और उनसे पूछो कि मेरा दिया हुआ कार्य उन्होंने किया कि नहीं। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही चारों दिशाओं में बीरबल की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बीरबल उन्हें पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। हुजूर, महाराज ने आपको इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ है और आप यहाँ आराम से बैठकर आम खा रहे हैं। अरे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट आम है, ये लीजिए, आप लोग भी खाइए। भोजन त्यागने से यदि कार्य बन जाए तो आधी दुनिया ने अन्न त्याग कर दिया होता। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, किंतु भोजन का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले मन भर खाइए। हुजूर, महाराज ने पूछा है कि आपने उनका दिया हुआ कार्य किया या नहीं। हाँ, महाराज जी का कार्य हो चुका है। चलिए, हम भी आपके साथ महल की ओर चलते हैं। बाकी की बातें हम महाराज को ही बताएंगे। बीरबल बादशाह अकबर के भेजे सिपाहियों के साथ दरबार में लौट आते हैं। बीरबल को देखकर महाराज उत्सुकता से पूछते हैं, क्या आपको हमारा हरा घोड़ा मिल गया? महाराज, मैंने राज्य का सारा चप्पा चप्पा छान मारा, तब जाकर मुझे वह आपका हरा घोड़ा दिखाई पड़ा, किंतु उस घोड़े का मालिक वो घोड़ा मुझे देने को तैयार ही नहीं हुआ। क्या आपने बताया नहीं कि आप बादशाह अकबर के लिए वो घोड़ा लेने गए थे? बताया था महाराज, किंतु उस घोड़े का मालिक बहुत ही जिद्दी निकला। कहने लगा, मैं कैसे मान लूं कि तुम ये घोड़ा बादशाह सलामत के लिए ही लेकर जा रहे हो? तुम कोई झूठे मक्कार या ठग हुए तो फिर आपने क्या किया? महाराज, मैंने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिशें की, किंतु वह आदमी अंत में 2 शर्तों पर ही अपना घोड़ा देने के लिए तैयार हुआ। महाराज, कैसी शर्त बीरबल? जल्दी बताओ मुझे, पहेलियों में समय को व्यर्थ मत करो। अरे महाराज,
आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? रुकिए, मैं आपको बताता हूँ ना। पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आप स्वयं वहाँ पर जाएंगे, तभी वो अपना घोड़ा देगा। बस इतनी सी बात। हम अभी जाने के लिए तैयार हैं। बताइए कहाँ चलना है? अरे महाराज, पूरी बात तो सुन लीजिए। उस घोड़े के मालिक ने दूसरी शर्त ये रखी है कि बादशाह यह घोड़ा लेने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अतिरिक्त किसी और समय में ही आ सकते हैं। 7 दिनों में वो किसी भी दिन अपना घोड़ा आपको नहीं देगा। ये क्या बात हुई? आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं क्या? सप्ताह के 7 दिन के अतिरिक्त कोई और समय भी होता है क्या? होता है महाराज, अवश्य होता है। जिस प्रकार हरे रंग का घोड़ा हो सकता है, उसी प्रकार सप्ताह में 8वां दिन भी हो सकता है। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा हवा में छू मंतर हो गया और वे ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, मानना पड़ेगा आपकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को। ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका हल आप निकाल ही ना पाए। हमने आपको एक असंभव कार्य दिया था और साथ ही ऐसी शर्त रखी थी कि आप ना तो हाँ बोल सकते थे और ना ही ना, पर फिर भी आपने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके अपना पक्ष साबित कर दिया। अपने दरबार के नवरत्न में आपको शामिल करके हम धन्य हो गए। ये तो आपकी महानता है महाराज। अगर आप मुझसे सचमुच खुश हुए हैं तो मुझे पुरस्कार देकर आप अभी सम्मानित कर सकते हैं। अरे वाह बीरबल, ये तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि आपको पुरस्कार देकर पूरे राज्य के सामने सम्मानित किया जाएगा। बीरबल बादशाह की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और बेसब्री से अपने पुरस्कार की प्रतीक्षा करने लगे। बादशाह अकबर के लिए बात आई गई हो गई। कुछ दिन यूं ही बीत गए, किंतु बादशाह को अपना किया हुआ वादा याद नहीं रहा। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ यमुना के किनारे सैर पर गए। वहाँ पर उन्होंने एक ऊँट को टहलते हुए देखा। बीरबल, क्या तुम जानते हो कि ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। आज महाराज को उनका वादा याद दिलाना होगा। महाराज, अगर अपना दिया हुआ वादा पूरा न किया जाए तो धीरे धीरे गर्दन टेढ़ी होने लगती है। लगता है ऊँट ने किसी के साथ वादा खिलाफी की होगी, तभी इसकी गर्दन यूँ टेढ़ी हो गई है। बीरबल की बात सुनकर अकबर हैरान रह गए। क्या तुम सच कह रहे हो बीरबल? हाँ महाराज, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। मुझे तो आपकी गर्दन भी कुछ टेढ़ी दिखाई दे रही है। कहीं आप भी किसी से वादा करके भूल तो नहीं गए? एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए महाराज। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर अपने दिमाग पर जोर डालने लगते हैं। तभी उन्हें अपना किया हुआ वादा याद आ जाता है। बीरबल, हमें अपना वादा याद आ गया है। तुरंत हमारे साथ दरबार में चलो। अकबर के कहने पे बीरबल तुरंत राज दरबार में पहुंचते हैं। वहाँ बादशाह बीरबल को उनकी इनाम राशि देकर सम्मानित करते हैं। बीरबल, एक बार फिर से देखिए, हमारी गर्दन कहीं ऊँट की तरह और भी टेढ़ी तो नहीं हो गई है? नहीं नहीं महाराज, आपकी गर्दन तो बिल्कुल सही सलामत है। वादा पूरा करने के बाद गर्दन सीधी हो जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और एक बार पुनः उन्हें अपने नवरत्न बनाने के निर्णय पर गर्व महसूस करते हैं। महाराज समझ चुके थे कि बीरबल ऊँट का नाम लेकर उन्हें उनका वादा याद दिलाना चाहते थे। इसलिए बादशाह अकबर ने भी बीरबल की हाजिर जवाबी का बुरा ना मानते हुए अपनी गलती झट से सुधार ली। बादशाह अकबर के शाही दरबार के नवरत्नों में बीरबल बादशाह को बेहद प्रिय थे। दरबार का कोई भी कार्य वे उनके बिना शुरू नहीं करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से दरबार में आने वाले मामलों पर सुनवाई करना और निर्णय देना भी आसान हो जाता था। इसलिए महाराज बीरबल के आने तक सुनवाई को स्थगित रखते थे। एक रोज की बात है, बादशाह अकबर लंबे समय से अपने सलाहकार बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर तक बीरबल का इंतजार करने पर भी वे नहीं आए तो बादशाह ने 2 सैनिक को अपने पास बुलाया। सैनिकों, जाओ बीरबल के निवास पर जाकर पता करो कि आज ऐसी कौन सी विशेष बात है कि बीरबल अभी तक दरबार में उपस्थित नहीं हुए। बादशाह से आज्ञा लेकर सैनिक बीरबल के घर की ओर बढ़ गए। बीरबल के घर पहुंचकर सैनिकों ने बीरबल से प्रश्न किया। हुजूर, बादशाह अकबर का आपके लिए पैगाम है। आप शीघ्र ही राज दरबार पहुँचे। बादशाह सलामत वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। हम बस आ ही रहे थे। बादशाह को हमारा उत्तर देना कि हम बस शीघ्र ही राज दरबार पहुँचते हैं। सैनिक ने लौटकर बादशाह को बीरबल का उत्तर बता दिया और बीरबल के दरबार में लौटने की प्रतीक्षा करने लगे।
कुछ देर बाद बीरबल राज दरबार में उपस्थित होते हैं। बीरबल, आपसे इस प्रकार की अनुशासनहीनता की उम्मीद नहीं थी हमें। क्या आप जानते नहीं, आपके इस तरह समय से न आने के कारण कितनी देर तक दरबार का कार्य स्थगित रहा है। गुस्ताखी माफ हो बादशाह, किंतु मैं तो रोज की तरह समय पर घर से तैयार होकर निकला था। पर जैसे ही मैं घर से निकलने लगा, मेरा छोटा सा बच्चा बहुत हठ करने लगा। उसका कहना था कि आज मैं दरबार न जाऊं। अब आप तो जानते ही हैं, बाल हठ बड़ा प्रभावशाली होता है। बड़ी मुश्किलों से उसे बहला फुसलाकर राज दरबार पहुंच सका हूँ। बीरबल, लगता है आज आप ठीक से तैयारी कर नहीं आए हैं। आप झूठ भी ऐसा बोल रहे हैं जिस पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। किंतु मैं झूठ क्यों बोलूंगा बादशाह? मैंने जो भी कहा सब सत्य है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे राज्य के सबसे होनहार और वाकपटु व्यक्ति को आज दरबार में आने में इसलिए देरी हो गई क्योंकि वो एक बालक को बहला नहीं सका। अकबर के ऐसा कहने पर दरबार में बैठे सभी दरबारी हंसने लगते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बालक को समझाना सरल है तो ठीक है, मैं एक बालक बनकर आपके पास आता हूँ। आप मेरे अंदर के बालक को फुसला कर दिखाइए। इतना कहते ही बीरबल एक 3 साल के बालक की तरह उछलते हुए बादशाह अकबर के पास गए और उनकी गोद की तरफ इशारा करके रोने लगे। क्या बात है, आप गोद में बैठना चाहते हैं? बादशाह की बात सुनकर बालक लपक कर उनकी गोद में चढ़ जाता है। अरे वाह काका, आपकी गोद तो बड़ी मुलायम है, बिल्कुल गद्देदार। जी चाहता है इस पर कूदता रहूं। इतना कहकर बीरबल अकबर की गोद में बैठे बैठे जोर से कूदने लगता है। कुछ देर कूद लेने के बाद वो बादशाह की बड़ी बड़ी मूंछों को देखकर कहता है, काका ये आपकी मूंछें तो बड़ी अच्छी हैं। मैं भी छूकर देखूं जरा, असली है क्या? इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगे और राजा की मूंछों से खेलने लगे। कभी वे मूंछों के बाल खींचते तो कभी उनके होठों को खींचकर तरह तरह के मुंह बनाते और फिर उन्हें देखकर जोर जोर से हंसते। काफी देर तक महाराज की गोद में खेलने के बाद अब वे थक चुके थे। महाराज भी बिना आपत्ति के बालक बने बीरबल को धैर्य से संभाले हुए थे। बीरबल का मन अब बादशाह की गोद में नहीं लग रहा था, इसलिए गोद से नीचे उतरकर वे नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगे। अरे बालक, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें जो भी चाहिए हमसे कहो, हम अभी लाकर देते हैं। मुझे गन्ना चाहिए, मुझे गन्ना खाना है। बस इतनी सी बात, हम अभी गन्ना मंगवा देते हैं। इतना कहकर महाराज सिपाही को बुलाते हैं। सिपाहियों, जाओ और हमारे भंडार गृह से सबसे स्वादिष्ट और रसीला गन्ना इस बालक के लिए लेकर आओ। बादशाह से आज्ञा पाकर सैनिक जाते हैं और एक स्वादिष्ट गन्ने के साथ लौट कर आते हैं। बादशाह का अनुमान था कि बालक गन्ना देखकर बहुत खुश हो जाएगा, किंतु इसके उल्टा गन्ना देखकर तो वो और जोर जोर से रोने लगा। जो तुम्हें चाहिए था हमने मंगवा दिया है, अब आराम से अपना गन्ना खाओ। नहीं नहीं, मैं ऐसे इतना बड़ा गन्ना कैसे खा पाऊंगा? मुझे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ गन्ना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी इसे कटवा कर मंगवा देते हैं। बादशाह के एक इशारे पर सेवक दौड़ते हुए इस गन्ने के टुकड़े टुकड़े करके बालक के सामने ले आता है। टुकड़ों में कटे हुए गन्ने को कुछ देर तक उलट पुलट कर देखने के बाद बालक ने और भी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अरे तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, बताओ किस बात पर तुम्हें रोना आ रहा है? ऐसे छिलके वाला गन्ना कोई कैसे खा सकता है? और मेरे दांतों में अभी इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं एक गन्ने का छिलका उतार कर खा सकूं। तुम्हारी समस्या हम समझ गए, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी छिलका उतरवा कर देता हूँ। बादशाह के कहे अनुसार आनन फानन में गन्ने को छीलकर थाली में रखकर बालक बीरबल के सामने परोसा गया। थाली को देखकर बालक को और भी क्रोध आ गया और वह थाली को जमीन पे पटक कर जमीन पर लेटकर चीख चीख कर रोने लगा। थाली को यूं जमीन पर गिरा देखकर अब तो बादशाह अकबर के सब्र का पैमाना छलक गया था। क्रोधित होते हुए उन्होंने बालक से सवाल किया, अब तो जैसे तुमने कहा था वैसा ही मैंने कर दिया है, अब आपको क्या चाहिए? अब जल्दी से इसे खत्म करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
अकबर की क्रोध से भरी हुई आंखें देखकर अब तो बालक और भी अधिक तेज आवाज में चीख कर रोने लगा। उसे चुप कराने के लिए अकबर एक बार फिर से झूठ प्यार दिखाते हुए उससे प्रसन्न करते हैं। अरे बस रोते ही रहोगे क्या? साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये कटा हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ गन्ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो साबुत गन्ना ही वापस चाहिए। अच्छा ठीक है, सिपाहियों जाओ और जाकर साबुत गन्ना लाकर बालक को दो। बालक अकबर की बात सुनकर जमीन पर बैठ जाते हैं। अरे तुम्हारी हर जिद पूरी कर रहे हैं, तब भी तुम हो कि रोते ही जा रहे हो। बोलो अब क्या हो गया? आपने मेरे साथ छल किया है। मुझे नया गन्ना नहीं चाहिए। मेरे कटे हुए गन्ने को ही जोड़कर वापस बना कर दो। बालक की बात सुनकर अब तो बादशाह भी सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। महाराज को परेशान देखकर बीरबल भी अपना नाटक छोड़कर साधारण रूप में आ जाते हैं और बादशाह के पास आकर कहते हैं, क्या हुआ महाराज? आप बस एक बालक से हार मान गए। आप तो कहते थे कि बाल हठ भी कोई हठ है। बालक को तो प्रलोभन देकर भी मनाया जा सकता है। हम माफी चाहते हैं बीरबल, हमें अपनी भूल स्वीकार है। हम मान गए हैं कि बाल हठ ही सबसे बड़ा हठ है। तो आप मानते हो ना महाराज? बालक को समझाना सबसे कठिन कार्य है। बीरबल की बात सुनकर अकबर मुस्कुराने लगते हैं और बीरबल भी बादशाह अकबर की ओर देखकर मुस्कुरा देते हैं। इस तरह एक बार फिर बादशाह अकबर बीरबल की सूझबूझ का लोहा मान लेते हैं और अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल सम्राट अकबर के सबसे निकट सहायकों में से एक थे और उनके सभी नवरत्नों में से उन्हें सर्वाधिक प्रिय थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर बहुत प्रभावित थे। इसलिए समय समय पर वे उनसे कोई न कोई पहेली पूछकर उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। सर्दियों के दिन थे। बादशाह अकबर अपने प्रिय सहायक बीरबल को लेकर झील के किनारे टहलने के लिए निकल गए। टहलते हुए अचानक बीरबल के मन में विचार आया कि आखिर पैसों के लिए मनुष्य क्या क्या काम कर सकता है। अपने विचार बादशाह अकबर से जाहिर करते हुए बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया में पैसा बड़ा बलवान है। पैसों की खातिर इंसान असंभव से असंभव कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। पैसों की माया ही ऐसी होती है कि उसके आगे मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। बीरबल की बात सुनने के बाद बादशाह अकबर झील के किनारे बैठ गए और उन्होंने अपनी उंगली झील के पानी में डाल दी। झील का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। अगले ही क्षण उन्होंने बिजली की तेजी से अपनी उंगलियां पानी से बाहर निकालनी। बीरबल, मुझे लगता है कि तुम्हारी बातों में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। सर्दी का मौसम है और इस समय झील का पानी बर्फ की तरह ठंडा है। मुझे नहीं लगता कि चंद रुपयों के लिए कोई भी व्यक्ति इस ठंडे पानी में उतरना चाहेगा। महाराज, आप झील में उतरने की बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप यदि उचित इनाम दें तो कोई भी व्यक्ति इस पानी में रात भर खड़े होने के लिए भी तैयार हो जाएगा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर काफी हैरान रह जाते हैं। बीरबल, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो ठीक है। तुम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो रात भर इस झील के ठंडे पानी में खड़ा होने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा और बदले में मैं उस व्यक्ति को 1000 सोने के सिक्के बतौर इनाम देने के लिए भी तैयार हूँ। आप फिक्र ना करें महाराज, मैं शीघ्र ही ऐसा कोई व्यक्ति आपके समक्ष लेकर आऊंगा। अकबर की दी हुई शर्त को पूरा करने के लिए बीरबल पूरे राज्य में घूमकर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जो झील में उतरने के लिए तैयार हो जाए। राज्य में घूमते हुए बीरबल को एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। मैं एक गरीब आदमी हूँ हुजूर। यदि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे 1000 सोने के सिक्के बतौर इनाम दिलवा देंगे तो मैं खुशी खुशी झील के ठंडे पानी में पूरी रात खड़े होने के लिए तैयार हो जाऊंगा महाराज। किंतु आप मुझे बहुत बूढ़े और कमजोर लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इस कार्य को कर पाएंगे। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। बीरबल के ऐसा कहने पर बूढ़ा बार बार उसे अपने साथ ले चलने के लिए विनती करने लगता है।
बीरबल बूढ़े को लेकर महाराज के पास आ जाते हैं और उसी रात वो बूढ़ा आदमी महाराज की आज्ञा पाकर झील में प्रवेश कर जाता है। सिपाहियों, इस बूढ़े आदमी के पास खड़े रहकर रात भर पहरेदारी करो। देखना कि एक पल के लिए भी यह व्यक्ति झील के पानी से बाहर न आने पाए। बादशाह अकबर का आदेश पाकर दोनों सिपाही रात भर झील के बाहर खड़े होकर बूढ़े की पहरेदारी करने लगते हैं। बूढ़ा भी रात भर कपकपाते हुए झील के पानी में खड़ा रहता है। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह होने पर सिपाही ठंड से कांपते बूढ़े को लेकर राजा के महल में पहुंच जाते हैं। कहो सिपाहियों, क्या वाकई यह बूढ़ा रात भर झील के पानी में खड़ा रहा? जी हुजूर, यह बूढ़ा रात भर कांपता रहा, लेकिन एक पल के लिए भी झील से बाहर नहीं आया। ये सिपाही की बात सुनकर बादशाह के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। बादशाह ने हैरत में पड़कर बूढ़े की ओर देखा और उससे पूछा, इतनी कड़कड़ाती सर्दी में जब 2 पल के लिए भी उस ठंडे पानी में खड़ा हो पाना कठिन है, तो तुमने कैसे वहाँ खड़े होकर रात बिताई? महाराज, जब मैं झील में खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मुझसे लगभग 200 गज की दूरी पर सड़क के किनारे एक दिया लटका हुआ है। ठंड से ध्यान हटाने के लिए मैं पूरी रात उस दिए को देखता रहा और इस तरह उस दिए की रोशनी को देखते देखते मेरी पूरी रात कट गई। बूढ़े की बात सुनकर बादशाह अकबर को क्रोध आ जाता है। ये तो सरासर धोखेबाजी है। इस बूढ़े ने दिए की गर्मी में पूरी रात बिताई है, इसी कारण इसे झील के पानी की ठंडक का एहसास ही नहीं हुआ, जो कि रात भर उसे गर्मी मिलती रही। इसीलिए ये इनाम का हकदार बिल्कुल नहीं है। बादशाह अकबर की बात सुनकर बूढ़ा हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगता है। ये तो सरासर नाइंसाफी है हुजूर। मैं बूढ़ा व्यक्ति अपनी गरीबी को मिटाने के लिए रात भर हाड़ कपकपाती ठंड में बर्फीले पानी में खड़ा रहा। मुझ गरीब की मजबूरी का इस तरह से उपहास बनाना आपको शोभा नहीं देता महाराज। मुझ गरीब के साथ नाइंसाफी हो रही है। बूढ़ा बार बार इंसाफ की गुहार लगाता रहता है, किंतु बादशाह अकबर सैनिकों से कहकर उसे राजमहल से बाहर फेंकवा देते हैं। कुछ देर बाद बूढ़ा व्यक्ति बीरबल के पास जाता है। हुजूर, आपके कहने पर मैं रात भर झील के ठंडे पानी में खड़ा रहा, किंतु इनाम देने की बारी आने पर महाराज अपने वचन से फिर गए। 1000 सोने के सिक्के देना तो दूर, उन्होंने उल्टा मुझ पर ही झूठ और फरेबी होने का इल्जाम लगाकर राजमहल से बाहर फेंकवा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? किंतु आपने ऐसा क्या फरेब किया था महाराज बादशाह के साथ? हुजूर, मैंने कोई फरेब नहीं किया। मैंने तो बस वही बताया जो सच है। महाराज ने मुझसे पूछा कि इतने ठंडे पानी में तुम रात भर कैसे खड़े रहे, तो बस मैंने जवाब में इतना ही कहा कि सड़क पर लगे दिए को देखते हुए मैंने अपनी सारी रात बिता दी। बस इतना सुनते ही महाराज कहने लगे कि दिए की गर्मी मिलने की वजह से मुझे ठंड लगी ही नहीं, इसीलिए मैं इनाम का हकदार नहीं हूँ। बूढ़े के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद बीरबल को समझ में आ गया कि बूढ़े के साथ अन्याय हुआ है। बादशाह को उनकी भूल का एहसास कराने के लिए बीरबल ने एक युक्ति सोची। अगले दिन सभी मंत्रीगण दरबार में पहुंच चुके थे, किंतु बीरबल का अभी तक कोई अता पता नहीं था। कुछ घंटे और बीतने के बाद भी जब बीरबल राज दरबार में नहीं आए, तो बादशाह अकबर को उनकी कुछ चिंता हुई। सैनिकों, जाओ और जाकर बीरबल के घर पता लगाओ कि बीरबल आज राज दरबार क्यों नहीं आए। बादशाह की आज्ञा पाकर सैनिक बीरबल के घर की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर, हुजूर, बादशाह अकबर ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। वो जानना चाहते हैं कि आप अभी तक राजमहल क्यों नहीं पधारे। सैनिकों, महाराज को जाकर मेरा उत्तर बता देना कि बीरबल अभी खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी के पकते ही बीरबल राजमहल आ जाएंगे। सैनिक बीरबल की बात सुनकर राजमहल की ओर वापस लौट जाते हैं और आकर बादशाह को बीरबल का उत्तर बता देते हैं। बादशाह अकबर सोचते हैं कि खिचड़ी पकाने में कितना समय लगेगा। कुछ ही देर में बीरबल राज दरबार में लौट आएंगे, किंतु कई घंटे बीत जाने के बाद भी बीरबल राज दरबार में नहीं आते हैं। बादशाह को फिर कुछ आशंका होती है और वो अपने सैनिकों को बुलाते हैं। सैनिकों, जाओ और जाकर पता करो
कि बीरबल की खिचड़ी को पकने में और अभी कितना समय लगेगा। सैनिक बीरबल के निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। हुजूर, महाराज जानना चाहते हैं कि आपकी खिचड़ी को पकने में अभी और कितना समय लगेगा। मेरी पत्नी अस्वस्थ है, इसीलिए जब तक खिचड़ी ना पक जाए मैं दरबार नहीं आ सकता। बादशाह अकबर से कहना बीरबल क्षमा प्रार्थी है। बीरबल की बात सुनकर सैनिक फिर से जाकर बीरबल का संदेश बादशाह को सुना देते हैं। बादशाह अकबर को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है, किंतु बीरबल दरबार में नहीं आते। वे हर बार सैनिकों को एक ही बात कहकर लौटा देते हैं कि जब खिचड़ी पक जाएगी तो वो दरबार में आ जाएंगे। अंत में बादशाह अकबर क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, अब हम स्वयं जाकर देखेंगे कि आखिर बीरबल क्या कर रहे हैं। उनकी खिचड़ी पक क्यों नहीं रही है। बादशाह अकबर अपने घोड़े पर सवार होकर बीरबल के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर बादशाह देखते हैं कि बीरबल ने नीचे जमीन पर कुछ लकड़ियां जलाकर रखी हैं और लगभग 5 फीट ऊपर एक हांडी में दाल और चावल डालकर लटका रखा है। बीरबल को ऐसा करते देख अकबर हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। बीरबल, ये क्या कर रहे हो। खिचड़ी बना रहा हूँ हुजूर। इस तरह तो तुम्हारी खिचड़ी कभी भी नहीं पकने वाली। क्यों नहीं पकेगी हुजूर? बर्तन में दाल चावल है और नीचे आग भी जल रही है। मेरी खिचड़ी अवश्य ही पक जाएगी। बीरबल की बात सुनकर अकबर को हंसी आ जाती है। बीरबल, आग तो जल रही है, किंतु आग से 5 फीट दूर हांडी लटकाने पर क्या आग की गर्मी हांडी तक पहुंच भी पा रही है? अवश्य ही पहुंच पा रही होगी हुजूर। जब 200 गज दूर से जलते हुए दिए की गर्मी झील के ठंडे पानी में खड़े बूढ़े तक पहुंच सकती है, तो 5 फीट दूर जलती हुई आग मेरी हांडी तक क्यों नहीं पहुंच सकती? बीरबल का जवाब सुनकर अकबर अपना माथा पकड़ लेते हैं। अकबर को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के साथ न्याय नहीं किया। अकबर अपनी गलती सुधारने के लिए बूढ़े को दरबार में बुलाते हैं और उसको इनाम देकर ससम्मान विदा करते हैं।